हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कि यूरोपियंस में से डच, डेन्स, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स ये सब कुछ आए थे इंडिया में व्यापार करने के लिए और उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद हमने किया था ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में पूरा डिफरेंस पड़ा था कि फ्रेंच क्यों डिक्लाइन हो रहे थे, ब्रिटिशर्स के पास ऐसी क्या चीज़ थी, कौन सी पावर थी कि वो अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की क्या पढ़ी थी, समरी पढ़ी थी कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, एक सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इससे पहले ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश का मकसद था इंडिया में आना, व्यापार करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उनके इरादे चेंज होते गए। ठीक है, वो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस तक सीमित था कि इंडिया आना और यहाँ पे व्यापार करना और चले जाना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया बंगाल को। ठीक है, बंगाल के पीछे क्यों पड़े थे ब्रिटिशर्स, ऐसा क्या था बंगाल में, तो आप देख सकते हैं बंगाल क्या था, रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो प्रोविंस थी वो थी बंगाल। सब कुछ ये मान लो कि बंगाल में था एक खजाना जिसको अंग्रेज लूटना चाहते थे, इसीलिए इस बंगाल के पीछे पड़े थे। जो प्रेजेंट डे में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है, आप मैप में देखो, जो मैंने छोटा सा मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है कि बंगाल में क्या क्या था। पूरा का पूरा बांग्लादेश था, जो आज के टाइम में बिहार है, उड़ीसा है, ये पूरा एरिया किस में था, बंगाल में आता था। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी रिच प्रोविंस थी बंगाल। ठीक है, कितना ज़्यादा एरिया था जिसके पीछे पड़े थे अंग्रेज, इसको कॉन्क्वेस्ट करना, जीतना चाहते थे। नवाब हैड अथॉरिटी ओवर, अब जो इंडिया का नवाब था, ठीक है, बंगाल का नवाब था, उसकी अथॉरिटी थी इस बंगाल के ऊपर। लेकिन अंग्रेज इसको अपना बनाना चाहते थे कि हम इसे अपने अंदर लेंगे, अपना रूल करेंगे यहाँ पे। और पूरा बंगाल था जो इसमें इतनी ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें थी, इतना क्वालिटेटिव माल था कि ऐसा था कि अंग्रेज अगर यहाँ पे आते ना तो इतना ज़्यादा मुनाफा होता, उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा होना था। तो इसीलिए इसके पीछे पड़े थे अंग्रेज। आगे है एक्सपोर्ट। अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट की थी। एक्सपोर्ट करना क्या होता है कि जो इंडिया से बाहर की कंट्री को लेकर जाते थे वो होता था एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है कि जो बाहरली कंट्री से हम इंडिया में सामान लेकर आते हैं, इंपोर्ट वो होता है। अब एक्सपोर्ट क्या करते थे, बंगाल टू यूरोप। ठीक है, बंगाल से जो चीज़ें यूरोप लेकर जाते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो थी राइस, इंडिगो, शुगर, सिल्क, टेक्सटाइल्स। ये सब कुछ जो बंगाल से, सिर्फ बंगाल से लेकर जाते थे, पूरे इंडिया से नहीं। जो ये सारी चीज़ें थी जो सिर्फ बंगाल से लेकर जाते थे। नियरली 60% ऑफ द ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम बंगाल। ठीक है, कि जितना उन्होंने पूरा इंडिया से इम्पोर्ट किया था पूरे के पूरे का, ठीक है, उसका 60% था जो वो सिर्फ बंगाल से जाता था। आप देख सकते हैं कि बंगाल कितनी ज़्यादा रिच प्रोविंस थी, कितनी ज़्यादा धनी थी। ठीक है, तो इसीलिए इसके पीछे पड़े थे, क्योंकि जितना पूरी इंडिया से नहीं जाता था ना, उसका पूरा का 60%, मतलब अगर वो इंडिया से 100 चीज़ें लेकर जाते थे तो 60 चीज़ें थी जो सिर्फ बंगाल से जाती थी। तो इसीलिए उनको था कि बंगाल से हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, ये इसी को हम जीत लेते हैं। और आगे आते हैं मुर्शिद कुली खान, जो हमारे प्रोविंस के हमारे नवाब्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मुर्शिद कुली खान दीवान ऑफ बंगाल, जो कि 1700 से लेकर 1727 तक बंगाल का नवाब रहा था मुर्शिद कुली खान। और इसने क्या किया था, कैपिटल शिफ्ट की थी डेक्का टू मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसका मेन काम इसने क्या किया था कि कैपिटल को शिफ्ट किया था डेक्का टू मुर्शिदाबाद। इसके बाद कौन आया, सुजाउद्दीन
मेड गवर्नमेंट बाय मोहम्मद शाह रंगीला। सुजाउद्दीन ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, ठीक है। इसके बाद सुजाउद्दीन आया था। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आगे आएगा कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये सब कुछ हम आगे करेंगे। उसके सजाउद्दीन के बाद आया सरफराज खान, ठीक है। सरफराज खान ने क्या किया, अलीवर्दी खान को मारकर खुद क्या बन गया, रूलर बन गया। उसके बाद अलीवर्दी खान आया, सरफराज खान आया। सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने मारा और अलीवर्दी खान खुद क्या बन गया, नवाब बन गया। अब अलीवर्दी खान ने क्या किया था, ब्राइब टू रंगीला। अलीवर्दी खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को रिश्वत दी थी 2 करोड़ की, ठीक है। 2 करोड़ की रिश्वत दी थी कि अब उसे 2 करोड़ रुपया दे दिया कि आप मुझे दीवान बना दो, नवाब बना दो। और इसने मेन काम क्या किया था जो अच्छा था, प्रिवेंट द इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्टिफिकेशंस एंड कलकत्ता, ठीक है। इसने अंग्रेज़ों को एंड फ्रेंच को, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच फ्रांसीसियों को, उनके जो किले थे, ठीक है, उनकी फोर्टिफिकेशन मतलब किलाबंदी करने की जो मनाही की थी कि वो किलाबंदी नहीं कर सकते कोलकाता में, ठीक है। तो ये इसने अच्छा काम किया था कि अंग्रेज़ थे जो अपने जो भी उन्होंने फोर्ट वगैरह बनाए हुए थे उनकी किलाबंदी फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते थे। इन द रूल ऑफ अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बाद आया था सिराजुद्दौला, ठीक है, इसका भी ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद था बंगाल बिकम प्रॉस्परस। रीजंस क्या थे कि बंगाल बहुत ज़्यादा रिच कंट्री थी, ठीक है, रिच प्रोविंस थी। उसके कारण क्या थे कि बंगाल इतनी ज़्यादा रिचेस्ट थी। कैपेबल गवर्नर्स। अब इसमें क्या था कि बंगाल में एक तो कैपेबल गवर्नर्स थे, ठीक है, जो बहुत मतलब आप मान सकते हो बुद्धिमान, जो क्वालिटी वाइज अच्छे अच्छे गवर्नर्स थे। कैसे थे, जैसे यहाँ पे था अलीवर्दी खान, ये भी तो बंगाल का था। इसने क्या किया था कि अंग्रेज़ों को थोड़ा कस के रखा था कि आप अपने जो किले हैं उनकी फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये एक तो ये था कि कैपेबल गवर्नर्स थे, इसीलिए थोड़ी सी ये प्रॉस्परस थी, धनी थी। एस्केप फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इन्वेजन्स एक्सेट्रा। आप लोकेशन देखो बंगाल की कि बंगाल है कहाँ पे, ठीक है। बंगाल इस साइड पे है, जो भी इन्वेजन्स होते थे वो इस साइड से होते थे, ठीक है, अटैक वगैरह होते थे, जहाँ बॉर्डर के जो डिस्प्यूट होते थे। तो अगर यहाँ तक आने के लिए उनको पूरा का पूरा इंडिया क्रॉस करना पड़ता था। तो यहाँ पे कोई अटैक नहीं होता था, ठीक है, कोई हमला नहीं होता था, कोई इनका बॉर्डर का डिस्प्यूट नहीं था किसी के साथ। तो इसीलिए ये कंट्री, ये प्रोविंस थी ना जो ये बची हुई थी, इतना एरिया। तो जो एरिया में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं होता है जहाँ पे आपको ज़्यादा आर्मी की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो तो आर्मी रखनी पड़ती है, फिर आर्मी का खर्चा पड़ता है, हथियारों का खर्चा पड़ता है, ठीक है, वो सब कुछ होता है। तो अगर कोई कंट्री इन्वेजन मतलब हमला भी हो जाए ना उस प्रोविंस पे, तो वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था है जो वैसे ही गिर जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों से जो बंगाल था जो बचा था, इसीलिए ये बहुत रिचेस्ट कंट्री था, रिचेस्ट प्रोविंस था। उसके बाद डेक्का एंड मुर्शिदाबाद बिकम हाईली पॉपुलर। अब डेक्का एंड मुर्शिदाबाद था जो वो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ठीक है, वहाँ पे हाईली पॉपुलेशन थी। वो भी एक रीज़न था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचेस्ट प्रोविंस होने का, कि कैपेबल गवर्नर्स थे, यहाँ पे कोई इन्वेजन्स नहीं होते थे। तो ये था इतना हमारा जो पार्ट था आज का, द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, कि ब्रिटिश थे जो वो बंगाल को क्यों जीतना चाहते थे, बंगाल को अपने कब्जे में क्यों करना चाहते थे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि बंगाल कितना रिच कंट्री, रिच प्रोविंस था, क्या कुछ था बंगाल में। सिर्फ 60% पूरे के पूरे का 60% सिर्फ बंगाल से जाता था। तो यही कारण था अंग्रेज़ों का स्ट्रेटजी थी कि हम बंगाल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था और इससे आगे हम करेंगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है।
ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, ये सब कुछ हम आगे वीडियोस में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और साथ के साथ आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू।